बच्चों आपने बचपन में ये गेम मार्बल या कंचे जरूर खेला होगा। इसमें जब आप अलग अलग सिचुएशन देखते हैं, कभी छोटे कंचे से बड़े कंचे को मारते हैं, कभी बराबर के साइज के कंचे को दूसरे मार्बल से मारते हैं, तो ये जब हिट करते हैं एक दूसरे को, तो आपने अलग अलग सिचुएशन में देखा होगा। जैसे एक जो मार्बल खड़ा है अपनी जगह पे, और जैसे ही आपने उसको दूसरे मार्बल से हिट किया, तो होता ये है कि दूसरा मार्बल से जब हिट करता है, मान लेते हैं ये मूव कर रहा है, तो ये जो है ये आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और जो ये चल रहा था ये जो है ये आगे चला जाएगा इसकी जगह से। हुआ है कैसा ऐसा कभी आपके साथ? या आपने बहुत बड़े मार्बल को एक छोटे से मार्बल से हिट किया हो, तो छोटा सा मार्बल जो है ये वापस आ जाता है उससे टकरा के। ये लगभग अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है, थोड़ा सा हिलता है, ऐसा बोल सकते हैं जी, लगभग अपनी जगह पे ही खड़ा रहा। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होंगी मार्बल के गेम में। तो पर आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोलिजन। कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। तो here these balls will guide us to how to understand this concept. तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और मैं हूं मुनीश शर्मा, एंड वेलकम टू फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। एंड our today's topic is elastic collision between two bodies. So let's start today's topic. So let we are having two balls A and B. So let this is ball A, and it is moving with the initial velocity u1. There is another ball which is ball B. Suppose this is our B ball. Here ball A is having mass m1, ball B is having mass m2, और बॉल बी इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। तो आफ्टर कोलाइडिंग, this is the situation. This is ball A, this is ball B. So they have collided, interact किया, इन्होंने कोलाइड किया एक दूसरे के साथ। उसके बाद कोलाइड करने के बाद अब फिर बॉल्स अपने आगे बढ़ती रही वन डायमेंशन, यानी बेटा वन डायमेंशन का सीधा सा मतलब है ना एक ही डायरेक्शन में। ये फिर अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही हैं। तो दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी। तो बच्चों ए बॉल का अब आफ्टर इंटरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो गया। दिस इज वेलोसिटी v1 और दिस इज वेलोसिटी v2। आई होप आपको ये हमारा जो असम्पशन है वो समझ आ गया होगा। वैसे एक बात बहुत कॉमन सी है बच्चों, ये आपस में टकराएंगी कब, कोलाइड कब करेंगी? जब ये जो u1 वेलोसिटी है ना, ये ज्यादा होगा u2 से। अदरवाइज तो ए बॉल बी को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। तो अच्छा, अब कैच कर लिया, इसने इंटरेक्ट किया। इसके बाद अलग तब होंगी अगर ये जो बी का वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी जो है v1, इट इज मोर देन, सॉरी इट इज लेस देन v2। क्योंकि ये v1 v2 से कम होगा ना, तभी ए पीछे रहेगा और बी आगे जाएगा, तभी एक दूसरे से अलग होंगी। तो ये है बेटा सिचुएशन। दिस इज अ गिवन सिचुएशन और क्वेश्चन कि we are considering two bodies A and B having masses m1 and m2 moving in straight line। वन डायमेंशन में जा रहे हैं ना, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मीन स्ट्रेट लाइन ही है बच्चे। with velocities u1 and u2, after collision their velocities are v1 and v2। तो ये है हमारे पास बच्चे गिवन सिचुएशन। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके बारे में। और इसमें जो बचा ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दो लॉ का यूज करेंगे। आपके आने वाले दो तीन जो टॉपिक है उसमें भी इन्हीं लॉ का यूज होगा, यही पैटर्न चलेगा। और क्वेश्चन आमतौर पे ये कंप्लीट ही आता है, इसमें पूरा वन डायमेंशन कोलिजन के बारे में डिस्कस किया जाता है। कुछ स्पेशल केस कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं पूछते। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो अब जैसे जो मैं दो लॉ की बात करी बेटा, जैसे आपने इलास्टिक कोलिजन में हमारे पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि इलास्टिक कोलिजन वो होता है ना जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बेटा लीनियर मोमेंटम वाला लॉ यूनिवर्सल लॉ है, ये हर एक जगह अप्लाई होता है, तो ये तो समझिए कि हर एक जगह कंजर्व रहता है।
पर अगला कंजर्वेशन हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। अगर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है बच्चों डाउट की एनर्जी भी तो कंजर्व होती है, पर हम बच्चों ध्यान दीजिएगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सम टाइम इट इज कंजर्व्ड, इन सम केसेस इट इज नॉट कंजर्व्ड, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं कि व्हाट इज टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन कितना है। बच्चों फार्मूला याद है लीनियर मोमेंटम का? बहुत आसान फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे सिस्टम में है यहाँ पे दो बॉडीज, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का जो लीनियर मोमेंटम है कोलिजन से पहले, दैट इज बिफोर कोलिजन, तो बच्चों उसका मास है m1, वेलोसिटी है u1, तो उसका जो मोमेंटम हो गया वो है हमारे पास, इट इज इक्वल टू m1 u1, इट इज m1 u1 प्लस बेटा दो बॉडीज हैं सिस्टम में, दूसरी बॉडी है b जिसका की मोमेंटम होगा, मास है उसका m2 और मोमेंटम इसलिए हो गया उसका m2 u2। तो बच्चों ये तो है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। अब इसके साथ हम आफ्टर कोलिजन भी सिस्टम का देख लेते हैं मोमेंटम कितना है। तो अब बात कर लेते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो बच्चे आफ्टर कोलिजन जो है इनका मोमेंटम क्या हो गया है सिस्टम का। तो पहले जैसे बॉडी है उसका मोमेंटम है इट इज m1 v1, और इसी तरीके से बेटा दूसरे बॉडी का है मोमेंटम m2 और उसका वेलोसिटी है v2, तो इसलिए उसका मोमेंटम हो गया m2 v2। तो बच्चों ये तो हो गया आफ्टर कोलिजन मोमेंटम टोटल सिस्टम का, और पहले हम लिख चुके हैं बिफोर कोलिजन कितना है। अब क्योंकि अभी हमने बोला ना बच्चे जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है यूनिवर्सल लॉ, वो हर एक जगह लगता है बच्चा। यूनिवर्सल लॉ का ही मतलब ये है कि वो हर एक जगह अप्लाई होता है, तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले उस लॉ को अप्लाई कर देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बेटा बदलता नहीं है, वही रहता है, सेम रहता है। मतलब टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। तो उसको हम इक्वल लिख देते हैं इक्वेशन की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब ये लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं हम। अब इसके हिसाब से बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है जो अभी अभी लिखा है हमने, इट इज m1 u1 प्लस m2 u2, ये इक्वल है हमारे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सिस्टम का, वो है m1 v1 प्लस m2 v2। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा लॉ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं ताकि हम इसका यूज कर पाए। तो चलो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, और इसको अब आगे करते हैं थोड़ा अमेंड, थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें हमने m1 वाली टर्म्स दोनों इकट्ठा कर लेते हैं बच्चों। ये बेटा ये है एक m1 वाली टर्म और एक ये है बेटा, इस टर्म को आप इस इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे, उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। आपने बिल्कुल सही बोला, तो माइनस साइन के साथ हम कॉमन निकाल देते हैं। वैसे तो बना ये था ना m1 u1 माइनस m1 v1, तो क्योंकि मैंने कॉमन निकाल दिया तो इसमें बचा m1 विद इन ब्रैकेट u1 माइनस v1। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चेंज है बेटा। अब ये इस लेवल पे तो मामूली सी बात है, इतना होना ही चाहिए, थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। अब बेटा ये m2 वाली टर्म दूसरी तरफ ले गए ना, अब यहाँ पे सिंगल ही टर्म रह गई है। अब m2 v2 और ये टर्म दूसरी तरफ चलेगी तो उसका साइन भी हो गया माइनस। अब इसमें से भी एक ही स्टेप में हम कॉमन निकाल देते हैं, ये बन गया u2, सॉरी इट इज v2 है इस तरफ, और u2 दूसरी तरफ से आया है इसलिए साइन है उसका नेगेटिव। तो ये हो गया बच्चे हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गया बेटा हमारा इक्वेशन, इसका हम अभी करते हैं यूज बाद में। अब इसके अलावा मैंने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलने की बजाय कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब उसको अप्लाई कर देते हैं हम।
जो कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है बेटा इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन यही है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इट रिमेन कांस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बेटा हम डायरेक्टली ही इसको अप्लाई कर रहे हैं कि बिफोर कोलिजन जो है काइनेटिक एनर्जी कितना है सिस्टम का। बेटा जैसे अभी अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बिफोर कोलिजन जो है ए बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा सेकंड बॉडी का है हाफ m2 u2 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद हो गया वो हाफ m1 v1 स्क्वायर, और फर्स्ट बॉडी का और सेकंड का मास m2 है ना, तो वेलोसिटी हो गया उसका v2, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो बेटा ये जो फर्स्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं ना, ये बिफोर कोलिजन है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की टोटल, और जो राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की आफ्टर कोलिजन। अब इसमें बच्चा जैसे पिछली इक्वेशन में किया था, यहाँ पे भी बेटा इक्वेशन को हम कॉमन निकाल देते हैं। चलो एक स्टेप मैं एक्स्ट्रा करके सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो बेटा m1 वाली टर्म एक तरफ इकट्ठा कर दीजिए, m2 वाली इस तरफ, तो ये m1 वाली टर्म आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी, तो उसका साइन हो जाएगा माइनस, चेंज हो जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा माइनस। तो ये तो बन गया हमारा इक्वेशन। और सेम मेथड अब हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा, m2 वाली टर्म दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हम इसको अरेंज कर पाए, ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो ये जो टर्म आप इस तरफ ले जा रहे हैं बेटा, इसका साइन हो गया माइनस, माइनस m2u2 स्क्वायर। बेटा ये 2 से गुणा कर दें इस इक्वेशन को दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करने पे ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और साथ में ही m1 कॉमन है बेटा, वो निकाल लेता हूं मैं। तो 2 तो हो चुका है कैंसिल, और m1 कॉमन निकालने से बच्चे ये बच गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और यहाँ पे भी बेटा सेम चीज हुआ, क्योंकि इक्वेशन ऐसी चीज होती है ना जिसमें कोई भी ऑपरेशन दोनों तरफ करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे भी वही किया, 2 से मल्टीप्लाई करने से खत्म हो गया। हाँ कॉमन निकालना हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे भी हमें जरूरत है, इसलिए हम कॉमन निकाल रहे हैं। इट इज v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो बच्चों ये तो अब इक्वेशन कुछ हो गई है अरेंज, और इसमें हम एक सिंपल सा इक्वेशन यूज करने वाले हैं। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ उस इक्वेशन को। वो है बच्चे एक बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा लॉ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद है? बिल्कुल सही बात है, याद होना ही चाहिए बेटा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बेटा ये सिंपल सा लॉ यहाँ पे हम लगा देते हैं। a की जगह फर्स्ट इक्वेशन में बेटा u1 है और b की जगह है v1, तो ये बन गया m1, तो वैसे ही लिख दिया हमने बाहर। तो a माइनस बी यानी u1 माइनस v1, और a प्लस बी दैट इज u1 प्लस v1। बेटा ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे ना, तो ये बन जाएगा v2 माइनस u2, और यहाँ पे बन गया v2 प्लस u2। और बच्चे इसके साथ ही इसको मैं नंबर भी दे देता हूँ, जगह नहीं है साइड में लिख देता हूँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपने, आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल सॉल्व हो ही चुका है लगभग। उसके बाद हमने देखिए बच्चे इक्वेशन 2 और 3 में ये टर्म कॉमन है, इसलिए उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से इक्वेशन 3 को, ताकि हमें एक रिजल्ट मिल जाए फर्स्ट से। तो अगला स्टेप जो है डिवाइड करने का है हमारा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 विद इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिला जी हमें? तो कर लेते हैं कैलकुलेट उसको। पहले तो मैं इक्वेशन 3 का राइट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, वो है हमारे पास, ये है m1 u1 माइनस v1, और साथ में है u1 प्लस v1, और इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है हमारे पास m2 v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2। इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं बेटा इक्वेशन 2 से, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड से तो अब कर लेते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 से। तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लिखना है, उसको डिवाइड करना वैसे ही। तो इट इज m1 डिवाइडेड विद इन ब्रैकेट u1 माइनस v1,
और यहाँ पे बेटा वही उसका राइट हैंड साइड m2, इट इज v2 माइनस u2। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हो रही है पार्ट कैंसल, ये वाला m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा, ये m2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या वो लिख लेते हैं, वो बचा हमारे पास u1 प्लस v1 इट इज इक्वल टू v2 प्लस u2। तो ये तो बच गया बच्चे हमारे पास इक्वेशन में। ये लगभग हम अपने रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 और इसको जरा सॉल्व करके लिख देते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व किया, u वाली टर्म, इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म इकट्ठी कर दी, u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1। समझ आया, u2 को इस तरफ ले गए बेटा, साइन हो गया नेगेटिव, v1 को आप राइट हैंड साइड में ले आए, उसका भी साइन हो गया नेगेटिव। तो ये बन गया बेटा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो बच्चों जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि u1 इज मोर देन u2 और v2 इज मोर देन v1। तो इसलिए बेटा ये जो डिफरेंस मिल रहा है अब हमारे पास, ये u1 माइनस u2 ये बता रहा है कि बॉल कैसे एक दूसरे की तरफ क्लोज होती जा रही है। जैसे बॉल मूव कर रही है ना, या तो एक ही दिशा में रही है, पर u1 ज्यादा है वैल्यू, तो वो u2 के करीब जाता जा रहा है, मतलब कितना जल्दी करीब जाता जा रहा है वो डिफरेंस बता रहा है। इसी तरीके से बेटा v2 माइनस v1 जब सेपरेट हो रही है तो v2 ज्यादा स्पीड से जा रहा है, v1 यानी स्पीड कम है, वेलोसिटी कम है, तो वो डिफरेंस जो है वो हमें बता रहा है कि वो कैसे एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसके लिए इसको बोल रहे हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड में है और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा राइट साइड में है। बेटा डिफरेंस को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं ना, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है इसको। तो ये और सेपरेट हो रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, मिल रहे हैं कोलिजन के लिए, तो उसके लिए बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये आ गया हमारा बेटा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आता है, वहां पे पूछा जाता है कि इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन प्रूव दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर इतना ही क्वेश्चन आए बेटा तो यहां तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये पूरा आंसर आता है बेटा, ये आमतौर पे एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैं तो हमेशा यही मानता हूं, आप बातों को समझिए, एग्जाम के टाइम खुद ही तैयारी हो जाएगी। अगर आपने डिटेल में सब कुछ पढ़ा है, आप बड़े आराम से उसको कर लेंगे। तो ये है बेटा हमारा, अब इसको लिख भी देते हैं हम। तो बच्चों ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसके साथ बेटा एक रेशो हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं तो बच्चों अब पढ़ लेते हैं इसी में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है उसको डिनोट किया जाता है बच्चों ई से, और बेटा ये है रेशो relative velocity of separation, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach। अभी अभी हमने बेटा ये कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू डाल देते हैं बच्चों। तो relative velocity of separation वो है हमारा v2 माइनस v1 और सेपरेशन का रेशो है हमारा, सॉरी अप्रोच का u1 माइनस u2। तो बेटा ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा ना ये दोनों रेशो बराबर हैं, तो फॉर इलास्टिक कोलिजन जो e का वैल्यू है हमारा इट इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये याद रखना है, फॉर इलास्टिक कोलिजन e का वैल्यू क्या होता है 1। ये छोटा क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें भी आ सकता है, तो यू शुड नो। और वैसे भी बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, फॉर इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्पेशल केसेस, जिसका मैंने कुछ एग्जांपल देके जब वीडियो को शुरुआत करी थी, उसके जो रिजल्ट हैं जो कि आप मार्बल की गेम में मिलते हैं आपको, वो हम
देखने को मिलेंगे, साथ साथ में हम उसके साथ भी मिलाते जाएंगे जो कि आपका एक्सपीरियंस है। फिजिक्स को आप समझने का बेटा यही तरीका है। फिजिक्स आपके रियल लाइफ लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जो कि हमारे हर एक स्टेप पे हमें फिजिक्स देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है ना v1 v2, वो कितना हो गया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं अपना इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास जो वैल्यू है वो है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। बच्चों इसके लिए v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ना हम इसको ऐसा कर देते हैं, प्लस यू v1 को दूसरी तरफ लेंगे ना, तो वो v1 प्लस v1 बन गया। अब इसकी साइड को रिवर्स कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना देते हैं। तो ये बन गया u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये है बच्चों v2 इज इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस v1। पर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन। मैं ना थोड़ा इक्वेशन नंबर स्किप कर रहा हूँ, जो बीच में हमने नहीं किया ना ऐसा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 8 बोल देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 8 बोल दिया मैंने। बीच में ऐसे कुछ इक्वेशंस मिसिंग होंगी, तो डोंट वरी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसमें नंबर नहीं लिखे थे मैंने ना, अभी मेरे ध्यान में है नहीं, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 8 कर दिया। अब नेक्स्ट इज इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 में। सो अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन 2 जो कि है हमारे पास m1 u1 माइनस v1 इट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो ये v2 जो आना था ना यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैंने ये लिख दिया u1 माइनस u2 प्लस v1 एंड माइनस u2। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे इसको, जो हो रहा है। अब ये माइनस u2 ये बन गया माइनस 2u2 प्लस v1। इट इज m1 u1 माइनस v1। इसको 8 के बाद 9 दे देते हैं। वाह, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसके लिए हम m1 u1 माइनस m1 v1 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये टर्म्स बन गई हमारे पास m2 v1। अब हमने निकालना है v1, तो हम ना v1 वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ इक्वेशन के, बाकी हम लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इट इज m1 it is m1 u1 minus m2 u1 plus 2 m2 u2 माइनस, ये अब इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये m1 v1 को हम इस तरफ ले आए, प्लस m2 v1 ऑलरेडी यहाँ पे है। So let's move ahead. अब it is m1 u1 minus m2 u1 plus 2 m2 u2। यहाँ पे बेटा v1 कॉमन निकाल दिया, तो इट इज m1 प्लस m2 इंटू v1। तो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे बेटा इट इज m1
u1 माइनस, यहाँ पे बेटा m2 कॉमन निकाल देते हैं, प्लस m2, तो ये बन गया 2u2 माइनस u1, इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। ये ब्रैकेट के अंदर साथ में साइड रिवर्स कर दिया मैंने, m1 प्लस m2 इंटू v1। थोड़ा इसको मैं दोबारा रीअरेंज कर देता हूँ, इट इज m1 u1 प्लस 2m2 u2 माइनस m2 u1, इसको 2m2 u2, इसको ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे बेटा ये इट इज m1 माइनस m2 और u1 इसमें से कॉमन ले लिया हमने। अब हम v1 का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास v1 का वैल्यू इट इज 2m2 u2 प्लस विद इन ब्रैकेट m1 माइनस m2 इंटू u1, और ये m1 प्लस m2 जो मल्टीप्लाइड था v1 के साथ, उससे हमने कर दिया इसको डिवाइड, तो ये बन गया हमारे पास v1 का इक्वेशन। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए इसको पूरा सॉल्व कर दिया। तो अब इसी मैनर में, इसी तरीके से हम v2 का वैल्यू भी लिख सकते हैं। नाउ v2, उसके लिए v2 को पूरा ड्राइव करने का ज़रूरत नहीं है, आपने बड़ा सिंपली क्या करना है कि जहाँ पे भी है 1 वहाँ पे 2, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1, जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ये वाला 2 नहीं। जैसे m2 है ना, m2 को लिख दिया m1, u2 को लिख दिया u1, इसी तरीके से बेटा m1 को लिख दिया m2 और m2 को लिख दिया m1, और u1 का क्या बना देना बेटा u2, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 या m2 प्लस 1, वो एक ही बात है ना, इसलिए मैंने इसको इसी ऑर्डर में रहने दिया। तो बेटा ये है हमारे पास, ये है v2 का इक्वेशन, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब ये तो आ गया हमारे पास वैल्यू, अब रहा हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस, तो लेट्स अटेम्प्ट सम स्पेशल केसेस। सो स्पेशल केसेस, नाउ स्पेशल केस हमने फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं, when both bodies have equal masses, that is suppose ये दोनों का मास सेम है, तो m1 m2 को नहीं कॉमन बोल देते हैं m नंबर से, क्योंकि हम अपनी तरफ से बना रहे हैं ना, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया m1 m2 इक्वल टू m। तो therefore अब इसमें हम v1 का वैल्यू चेंज कर देते हैं, अभी अभी लिखा है ना हमने v1 का वैल्यू, तो v1 का वैल्यू में हम ये वैल्यू m1 m2 का वैल्यू इक्वल डाल देते हैं। चलो, सो वैल्यू ऑफ v1 इज 2m2 u2, जो कि हम डराइव कर चुके हैं या बता चुके हैं उसके बारे में, प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1, एंड इट इज डिवाइडेड बाय बोथ द इक्वेशन, वो तो सेम टर्म से डिवाइड हो रहा है, इट इज m1 प्लस m2। जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि हमारा जो ये टू बॉडीज हैव सेम मासेस, सो इट इज 2m u2 और m1 माइनस m, यानी m माइनस m, तो बेटा वो तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली, मैंने सीधा ही लिख दिया जीरो यहाँ पे, और m प्लस m है ना, m1 और m2 को हम m लिख दिए यहाँ पे, तो इट इज 2m u2 divided by 2m, so v1 is equal to u2। तो बच्चों इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे हमने मार्बल की गेंद का एग्जांपल लेके शुरू किया था ना बच्चे, तो उसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है वो सेकंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास बच्चे वैल्यू,
और in the same manner we can also value the v2, and in the same manner v2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? तो v2 वाला इक्वेशन एक बार लिख देते हैं हम, जो कि है 2m1 u1 plus u2 within bracket m2 minus m1, and it is divided by m1 plus m2. So solving it, what we will get? So here हमें रिप्लेस करना है वैल्यू को, इट इज mu1 प्लस, बेटा यहाँ पे भी m माइनस m 0 हो जाएगा ना, इसलिए 0 लिख दिया मैंने, और m प्लस m 2m हो जाएगा, तो इट विल बिकम u1, 2m कैंसिल हो जाएगा ना, तो v2 विल बिकम u1। इसका मतलब पता क्या हुआ कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही हैं, मतलब पहले बॉल की वेलोसिटी जो है दूसरे की बन जा रही है, दूसरे की जो पहले की बन जा रही है ना, v2 u1 बन गया और v1 बन गया u2। तो मतलब एक कोई मार्बल जो है ऑलरेडी चल रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, अगर उससे आप किसी मार्बल से हिट करेंगे तो होता ये है, मान लेते हैं कि ये जो आपने जिससे हिट किया वो फास्ट जा रहा था ना, वो तो फास्ट ही होगा, तो उसने जिसको हिट किया वो मार्बल फास्ट जाने जाने लग पड़ेगा, और जिससे हिट किया था वो स्लो होने लग पड़ेगा। आप याद करिएगा इस गेम में ऐसे होता है कि जब आप एक स्लो मूविंग मार्बल में मारेंगे दूसरे मार्बल से, तो जो जिससे मारा है उसकी वो स्लो स्पीड से चलने लग पड़ेगा, और जिसको हिट किया वो जो पहले मार्बल की वेलोसिटी से आगे जाने लग पड़ेगा। तो बच्चों ये तो था पहला केस। अब इसमें हम ये भी एक बात कंडीशन लगा देते हैं कि अगर u2 का वैल्यू 0 है तो यही हम केस 2 में बोल देते हैं इसका, केस 2। तो केस 2 में ये बता देते हैं कि व्हेन u2 इज इक्वल टू 0, व्हेन u2 it is equal to 0, when u2 is equal to 0, इस सिचुएशन में v1 का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा बेटा? तो जैसे v1 के एक्सप्रेशन में ना फर्स्ट टर्म होगी 0, जो सेकंड टर्म है वो है u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और जो v2 है ना उसका एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल दें तो उसका वैल्यू ये बन जाएगा बेटा 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके फर्दर सब केसेस पढ़ लेते हैं। तो सब केस, ये जो केस पढ़ रहे हैं ना इसका सब केस में पहला हम पढ़ेंगे, ए बोल देता हूं मैं इसको, when m1 is equal to m2 is equal to m। तो बेटा ये v1 और v2 क्या बन जाएगा उस केस में? तो जैसे आपने v1 का एक्सप्रेशन अभी भी लिखा ना हमने, m1 माइनस m2 है, तो वो बन जाएगा 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज आल्सो 0, मतलब जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0, और जो v2 है वैल्यू, उसका वैल्यू बन जाएगा 2mu1 अपॉन m प्लस m, है ना, m प्लस m क्या होगा 2m, इट इज अगेन बेटा u1, मतलब v2 का वैल्यू u1 के बराबर हो जाएगा और v1 जो हो जाएगा 0। इसको एग्जाम्पल से याद करें आप, एग्जाम्पल से देखते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे आपने कोई यहाँ पे मार्बल जो है वो उसका वेलोसिटी है 0 इस टाइम, यानी u2 जैसे बोला ना हमने 0 है ये u, और ये जो u1 से आपने हिट किया है इसको, तो होगा ये कि ये जो फर्स्ट पार्ट मार्बल है इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, मतलब ये पहले मार्बल की जगह खड़ा हो जाएगा ए वाला, और जो बी वाला है, बी वाला मार्बल जो है वो आगे चला जाएगा फर्स्ट वाले की वेलोसिटी के साथ। होता है ऐसे कभी, याद करिएगा कि जब एक मार्बल से खड़े हुआ जो मार्बल है उस पर हिट किया, तो जिससे आपने हिट किया वो खड़ा हो जाता है उसकी जगह, और जिसको हिट किया वो पहले वाले की वेलोसिटी के साथ आगे मूव करने लग पड़ता है।
तो बेटा ये मेरे को लगता है सारे एग्जाम्पल वहां से जुड़ते हैं ये, क्योंकि अगर सिर्फ थियोरेटिकली पढ़े इसको तो शायद इतना अच्छी तरह समझ नहीं आता ये। और एक लास्ट सब केस ले लेते हैं हम इसमें, सेकंड लास्ट है बेसिक, इट इज सेकंड लास्ट। और यहाँ पे हम ले रहे हैं कि जो फर्स्ट मार्बल है ना, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, उसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वन। अच्छा अगर ऐसा है तो हमारा जो V1 का एक्सप्रेशन है ना, जैसे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इस इक्वेशन को, ये है हमारा V1 का एक्सप्रेशन। तो इसमें बेटा M1 बहुत ज्यादा है, अगर M1 M2 से बहुत ज्यादा है ना यहाँ पे, तो M2 को छोड़ सकते हो आप, तो M1 माइनस M2 भी M1 के बराबर है, और M1 प्लस M2 भी लगभग किसके बराबर है, M1 के बराबर। तो आप यहां पे लिख देंगे UM1 डिवाइडेड बाय M1। तो लेट्स सॉल्व इट, इट इज U1 M1 डिवाइडेड बाय M1। तो बेटा M1 कैंसिल हो गया, तो V1 जो है हमारा आ गया U1 के बराबर। और V2 का जो एक्सप्रेशन है ना, उसको फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। V2 का एक्सप्रेशन में फिर बेटा 2M1U1 तो वैसे ही रहेगा ना, M1 प्लस M2 M1 के बराबर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 2M1 अपॉन M1। तो इट इज 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1। तो ये बच गया बेटा 2U1। तो ये आ गया हमारे पास V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू। तो इसमें ये पता लगा कि अगर पहला जो जिसे आप हिट कर रहे हैं मार्बल बहुत बड़ा है, बॉडी को मैं मार्बल बोल देता हूँ यहाँ पे, उससे आपने बहुत छोटे मार्बल को हिट किया, तो आप खुद ही बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस से सोच सकते हैं आप क्या होता क्या है। जैसे बहुत बड़े मार्बल से आप हिट करेंगे ना इस छोटे से मार्बल को, तो होगा क्या, जो फर्स्ट मार्बल का वेलोसिटी है ना, उसका तो वही रहेगा जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो उसकी अपनी जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था। पर जिसको छोटे से मार्बल को मारा ना बड़े मार्बल से, तो वो डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करने लग पड़ेगा, मतलब बहुत तेज, जिस वेलोसिटी के साथ फर्स्ट मार्बल आया उसे डबल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। ऐसा होता है क्या? ठीक है, अगर अगली बार ध्यान रखिएगा। तो मेरे को लगता है आप थोड़े बड़े हो गए आप इस गेम के लिए। लास्ट इज अवर थर्ड सब केस, थर्ड सब केस इन अवर थर्ड सब केस। अब यहां पे उल्टा है बेटा, यहां पे M1 बहुत छोटा है और M2 बहुत बड़ा है। अच्छा इन दैट केस फिर से एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। अब आप बहुत छोटे मार्बल से बहुत बड़े मार्बल को हिट कर रहे हैं, उतनी देर सोचिए आप क्या होता हो सकता है बेटा। इन दैट केस यहां पे आप आपको M1 निग्लेक्ट करना है, तो बेटा यहां पे बचेगा फर्स्ट टर्म में माइनस M2, और नीचे भी बच जाएगा M2। और इन द सेम मैनर V2 में क्या बचेगा बेटा, V2 में, चलो उसको पहले बाद में डील करते हैं। तो अभी हमारे पास जो हम बचेगा V1, वो ये बचेगा। सो V1 विल बी इक्वल टू माइनस, जैसे हमने निग्लेक्ट कर दिया ना उसको M1 को, माइनस M2 इंटू U1 डिवाइडेड बाय M2। तो बेटा ये M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा ना, इट विल बिकम माइनस U1। और जो V2 है, V2 में बेटा जैसे उसमें ऊपर की टर्म थी ना 2M1U1, वो तो वैसे रह गया। अब M1 प्लस M2 में से M1 को निग्लेक्ट कर दिया, तो ये बच गया M2। तो बेटा यहाँ पे M1 बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो आप बहुत बड़े नंबर से छोटे से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो उसका वैल्यू बहुत ही छोटा होगा, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल देते हैं यहाँ पे। इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज जीरो। तो बच्चे जब आपने ना बहुत बड़े मार्बल को एक छोटे से मार्बल से हिट करेंगे ना, तो ये जो छोटा मार्बल है ये टकरा के वापस आ जाएगा, जिस वेलोसिटी से जाएगा ना, नेगेटिव साइन का मतलब ही यही है कि ये वापस आ जाएगा उसी वेलोसिटी के साथ। और ये जो बड़ा मार्बल है वो लगभग हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो। तो मेरे को लगता है अब आपने जो बचपन में मार्बल की गेम खेली है, अब आगे से आप टेक्निकली देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है हमारी ये फिजिक्स की इक्वेशन जो है उसको बिल्कुल प्रूव करके दे रही है।
तो अगली बार जरूर देखिएगा। अगर बच्चे खेल रहे हैं तब भी आप ध्यान दीजिएगा, खुद खेलते होंगे तो तब भी देखिएगा। तो दिस वाज आवर टॉपिक अबाउट कोलिजन, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया है। टू कीप गेटिंग वीडियो ऑफ दिस +1 टॉपिक्स और फॉर योर सब्जेक्ट, subscribe my channel. Thanks for watching Physics by Munish Sharma.